हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। तो स्वागत है आपका। यू ऑल आर वेलकम फॉर दिस न्यू बैच ऑफ CA फाइनल FR न्यू कोर्स, रेगुलर कोर्स। बच्चों, सबसे पहले जो हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, आज जो ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक कोविड-19 अफेक्टेड बैच बोल सकते हैं। वाई? बिकॉज मैं ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये बिल्कुल ही न्यू रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूं, ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग है। मेरे सामने कोई भी स्टूडेंट्स नहीं बैठे, आप जानते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड-19 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर द इंडिया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को अभी फ़िलहाल परमिशन नहीं मिली क्लासेस रीओपन करने के लिए। और सही भी है, अभी फ़िलहाल बच्चे भी अपने सब घर पे हैं, सबको डर लग रहा है कि कैसे आएंगे। सो मैंने सोचा कि बिना कोई वेट किए हुए क्यों ना बैच को स्टार्ट किया जाए, रिकॉर्डिंग बैच स्टार्ट की जाए, मतलब स्टूडियो रिकॉर्डिंग बैच स्टार्ट की जाए। अब आई होप आप समझ सकते हैं कि जब एक स्टूडियो रिकॉर्डिंग बैच होता है जिसमें स्टूडेंट्स नहीं होते, तो थोड़ा सा, बिकॉज इंटरेक्शन थोड़ा सा जब नहीं होता, तो चीज़ों को फैकल्टी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बढ़ जाता है कि स्टूडेंट जब सामने होते हैं तो समझाने का एक अलग ही जो मज़ा होता है, उसके लिए, वो मज़ा देने के लिए फैकल्टी की मेहनत बढ़ जाती है। बट अच्छी बात यह है कि ये बैच में पहली बार ऐसा कोई स्टूडियो रिकॉर्डिंग बैच नहीं कर रहा हूँ। मैं पहले भी कई बार स्टूडियो रिकॉर्डिंग बैच कर चुका हूँ। CA फाइनल के भी बैच में बहुत सारे स्टूडियो रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ। सो डोंट वरी, हम बहुत अच्छे से इस बैच को कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छे से कोर्स
बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कोर्स को कंप्लीट करेंगे और आपको मज़ा आ जाएगा और आप एंड में ये बोलोगे, एंड में भी नहीं बल्कि इवन बहुत ही कम दिनों में आप कुछ ही क्लासेस के बाद बोलोगे कि सर एफआर में मज़ा आ रहा है और ग्रुप 1 में हमारा एफआर बहुत अच्छा सब्जेक्ट होने वाला है, राइट। चलिए सो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, क्योंकि पहला लेक्चर देखने से पहले, पहला टेक्निकल लेक्चर देखने से पहले ये ज़रूरी है कि आप पहले मेरे बारे में थोड़ा सा जानें, वी स्मार्ट के बारे में जानें, बैच के बारे में जानें, आपको क्या क्या प्रोवाइड होने वाला है उसके बारे में जानें, आप मेरे से किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हो आप वैसे जानें। बहुत सारी चीज़ें आपसे पहले बात करूंगा, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। याद रहे बच्चों, फर्स्ट लेक्चर देखने से पहले आपको ये वाला लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर आप ये वाला लेक्चर देख लेते हो तो मेरा ये मानना है कि आपके जो अदर देन स्टडी रिलेटेड डाउट्स होते हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। तो चलिए थोड़ा सा पहले मेरे बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद मैं कुछ और चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा, राइट। अच्छा जी, वेट अ मिनट, एक सेकेंड, राइट। तो मेरे बारे में जानने के लिए थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जय चावला, राइट, नाम तो सुना ही होगा। ओके, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, सीए बना 2011 जुलाई में रिजल्ट आया, 19 ऑफ जुलाई को रिजल्ट आया। तकरीबन 11 बजे के आसपास मुझे मालूम पड़ा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका हूँ। ओके, अच्छा जी, लगभग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने तक की जो जर्नी है वो लगभग मैंने 5 साल में कंप्लीट की। मतलब मैंने सीए करना स्टार्ट किया 2006 में और 2011 में अप्रॉक्सीमेटली मुझे 5 साल हो गए और मैंने 5 साल में ये 2 प्रीशियस वर्ड्स को अपने नाम के आगे लगा लिया। आई होप आपको भी मैं बोलूँगा कि आप जल्दी से जल्दी पर लगाएं और मेरी विशेष यही है, मेरी प्रार्थना रहेगी भगवान से, ऊपर वाले से, कि आप जल्दी से जल्दी सीए बन जाएं। ठीक है सर, आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली तो भोपाल से हूँ। आई एम बॉर्न एंड बॉट अप इन भोपाल। करंटली आई एम इन पुणे, यू कैन से पुणे मेरा एक सेकंड होम है। मैं पुणे में रह रहा हूँ अपनी वाइफ के साथ, दामिनी के साथ। मैंने सबसे पहले भोपाल से ही अपना टीचिंग करियर शुरू किया, अपना प्रैक्टिसिंग करियर शुरू किया। पुणे में मुझे लगभग अब 2 साल लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। मैं वी स्मार्ट अकेडमी के साथ फैकल्टी हूँ पिछले 2 साल से, लगभग 2 साल होने वाले हैं। ओके, मैं 2011 से प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ और टीचिंग में भी हूँ। मतलब मैं टीचिंग और प्रैक्टिसिंग दोनों में हूँ। स्टार्टिंग के लगभग 7 इयर्स तक मैंने टीचिंग को एज वेल एज मैंने प्रैक्टिस को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया। इक्वल इंपॉर्टेंस मतलब मैं टीचिंग पे भी कॉन्सेंट्रेटेड था और मैं प्रैक्टिस की तरफ भी कॉन्सेंट्रेटेड था। प्रैक्टिस में मेरे मोस्टली जो मेरे एरियाज थे वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ही एरियाज थे। हालांकि साइड बाय साइड थोड़ा बहुत जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब चीज़ें चलती रहती थी एक्चुअली, बट जो मेरा मेन कोर एरिया था वो यही था, रिपोर्टिंग एरिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एरिया। हमारी पार्टनरशिप फर्म है साजन कंपनी, उसमें मैं पार्टनर था। मतलब मैं था इसलिए बोल रहा हूँ कि नाउ आई एम नॉट एक्टिवली इंगेज्ड इन दैट फर्म। ओके, बट आफ्टर 7 इयर्स मैंने अपना मुझे समझ में आ गया कि कभी भी एक इंसान 2 नाव में पैर रख के सवार नहीं हो सकता। कभी ना कभी आपको एक पर्टिकुलर डिसीजन पे आना पड़ता है, या तो आपको टीचर या तो फिर एज अ प्रैक्टिशनर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना पड़ता है। तो मैंने टीचर का रास्ता चुना और मैंने प्रैक्टिस को ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके कम करता गया। करंटली मैं
यूं कह सकता हूं कि आई एम नॉट एक्टिवली इंगेज्ड इन प्रैक्टिस, राइट। मेरे पास पार्ट टाइम सीओपी है, बट स्टिल आई एम गिविंग कंसल्टेंसी सर्विसेज टू सम ऑफ द लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनीज फॉर इन-डेज रिपोर्टिंग। चलिए, इसके अलावा टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें, क्योंकि 2011 में मैं सीए बन गया था, तो मैं 2011 सीए बनने से पहले ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। सीए में स्टूडेंट्स को, सीए के इंटर के स्टूडेंट्स को वगैरह मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो लगभग मुझे 9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। सीए फाइनल की बात करें तो सीए फाइनल में मुझे लगभग पहले आपको पता होगा कि सीए फाइनल का न्यू कोर्स के अलावा एक ओल्ड कोर्स हुआ करता है, आज भी है, जिसके अभी कुछ अटेम्प्ट बचे हुए हैं। तो मैंने जब सीए फाइनल पढ़ाना शुरू किया, तब से लेकर आज तक मुझे लगभग 7 ईयर्स हो चुके हैं सीए फाइनल पढ़ाते हुए। टोटल टीचिंग करियर मेरा 9 ईयर्स का। इसके अलावा मैं मतलब एफसीए हूँ, एमकॉम हूँ, है ना, एमकॉम बहुत ज़रूरी है बताना। मैं डीसा सर्टिफाइड हूँ। डीसा आपने सुना होगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिस्पेक्ट में जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है आईसीआई का, मैंने डीसा क्लियर किया है और मैंने आईएफआरएस सर्टिफिकेट भी क्लियर किया है आईसीआई का। करंटली मेरी कुछ स्टडीज़ और साथ साथ रनिंग चल रही हैं, जिनको मैं बहुत ही कम ध्यान दे पा रहा हूँ, बहुत ही कम टाइम दे पा रहा हूँ, बट मेरी कोशिश है कि आगे चल के इन सब चीज़ों में मैं वो चीज़ भी जोड़ दूँ। अब आप बोलोगे सर वो कौन सी चीज़ है, वो मैं नहीं बताऊँगा। क्या है, स्टार्टिंग में कभी भी चीज़ों को नहीं बताना चाहिए जब आप कर रहे होते हो। आप एक बार बन जाओ, उसके बाद आप सबको बताओ कि मैं तो ये कर रहा था और अब देखो मैं बन गया। क्योंकि पहले से ही हम जब ढोल पीटना शुरू कर देते तो उसका मज़ा नहीं आता, फिर पता नहीं हम वो चीज़ पता नहीं हो पाए ना हो पाए, कैसे मज़ा आए। तो अभी मैं कुछ कोर्सेज कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल का कुछ कोर्सेज कर रहा हूँ, आई होप। और आप भी प्लीज़ ज़रूर विशेष करिएगा कि मैं जल्द से जल्दी वो कोर्सेज कंप्लीट कर लूँ। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा आगे चल के जब कंप्लीट होगा। एनीवेज, नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं, एफआर रेगुलर कोर्स। सर ये एफआर रेगुलर कोर्स में आपको क्या क्या दिया जाएगा, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। एफआर रेगुलर कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी। रेगुलर कोर्स में आपको बुक्स कौन सी मिलेगी, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊंगा, एंड बुक्स का मैं आपको एक टूर भी करवाऊंगा। मतलब मैं आपको बुक्स बताऊंगा भी सही कि मेरी बुक्स जो रहती हैं वो किस तरीके से दिखती हैं, आपको कौन कौन सी बुक्स मिलेंगी, राइट। सबसे पहले आप ध्यान से देख सकते हो, मेरी 3 टाइप की बुक्स हैं। पहला रेगुलर मॉड्यूल्स, आपको 3 रेगुलर मॉड्यूल्स मिलेंगे, वो फुली कलर्ड होंगे, मल्टी कलर मॉड्यूल्स होंगे, राइट। उसमें पूरा कंटेंट जो है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो टेक्स्ट कंटेंट, जो अपना कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जब आपका बैच कंप्लीट हो जाए, एग्जाम टाइम पर आपको ये फील ना आए कि अरे यार मैं फिर से पढ़ूंगा तो पता नहीं बहुत देर लग जाएगी, ऐसा कुछ फील नहीं आएगा। और इसके अलावा दूसरा जो कंटेंट है वो है क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए, क्वेश्चंस लिए गए आईसीआई के मॉड्यूल से, राइट, आईसीआई के मॉड्यूल से। इसके अलावा ओल्ड सिलेबस के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए, जहां जहां जो जो चीज़ें एप्लीकेबल हो सकती हैं, जो जो क्वेश्चंस एप्लीकेबल हो सकते हैं। और इसके अलावा मैंने कुछ इंटरनेशनल बुक्स, जैसे कि सिंगापुर का जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है वहाँ का, आईएफआरएस के जो बुक्स है, मैंने वहाँ से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। तो जो अपना जो रेगुलर मॉड्यूल जो आपको बुक्स में मिलेगा, जो सबसे पहली बुक मिलेगी वो आपको मिलेगी रेगुलर मॉड्यूल्स। 3 रेगुलर मॉड्यूल्स होंगे, मतलब पूरे के पूरे कोर्स को हमने 3 मॉड्यूल्स में कवर किया है। उसमें आपका कंटेंट भी होगा, कॉन्सेप्ट्स भी होंगे सिंपल लैंग्वेज में, और आपको क्वेश्चंस भी करने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए, आईसीआई के मॉड्यूल से लिए गए, ओल्ड सिलेबस से लिए गए, और कुछ अदर स्टडी मैट्स, अदर रेफरेंसेस बुक से लिए गए। चलिए, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो मिलेगी वो मिलेगी कंपाइलर बुक। इसको मैं क्वेश्चन बैंक भी कह सकता हूं, कंपाइलर बुक। मैंने इसको इस बार नाम बदल दिया है, पहले मैं इसको क्वेश्चन बैंक कहता था, अब मैं इसको कंपाइलर क्वेश्चन बैंक कह रहा हूं। ये कंपाइलर क्वेश्चन बैंक क्या है, प्रीवियस बैचेस मैंने जितनी भी एफआर की अभी तक कंडक्ट की हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं पहले क्या करता था कि आरटीपी क्वेश्चंस, एमटीपी क्वेश्चंस, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को ऊपर की बुक जो 3 मॉड्यूल्स हैं उसमें कुछ कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आरटीपी एमटीपीस के कवर करता था। बाकी जो कवर नहीं हो पाते थे वो मैं अलग से उसको क्वेश्चन बैंक में डाल देता था, और ये क्वेश्चन बैंक मेरा सेपरेटली सेल भी होता है।
बट बाद में आप मुझे रियलाइज हुआ ग्रेजुअली कि यार क्यों ना एक ऐसी बुक बनाई जाए जिसमें आज तक की जितनी भी आरटीपीस होंगी, एमटीपीस होंगी और पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स होंगे, उनके सबके क्वेश्चंस एक ही बुक में हो। तो इसीलिए अब एक सा कंपाइलर मैंने बनाया है जिसमें सारे के सारे आरटीपी के क्वेश्चंस, एमटीपी के क्वेश्चंस और पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस मिलेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, इंडेस बाय इंडेस। जैसे पर्टिकुलर इंडेस 1 के क्वेश्चंस इकट्ठे, आरटीपी, एमटीपी एंड पास्ट एग्जामिनेशन। फिर इंडेस 2 इन्वेंट्री के आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जामिनेशन। इंडेस 12 के आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जामिनेशन। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। इनके जो क्वेश्चंस होंगे, इनके क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस रेगुलर कोर्स में किया जाएगा। जैसे ही हमारा पर्टिकुलर टॉपिक खत्म होगा, या मान लीजिए हमारे 2 लगभग टॉपिक खत्म होंगे, तो मैं कंपाइलर उठाऊंगा और कंपाइलर से वो सेम टॉपिक जो हमने कवर अप कर लिया है ऑलरेडी 3 मॉड्यूल्स में से, उसको मैं कंपाइलर से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो कंपाइलर के भी लेक्चर्स इस रेगुलर कोर्स में शामिल होंगे, ठीक है। इसके बाद आपको एक और बुक मिलेगा, देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब हम रेगुलर कोर्स पढ़ते हैं और एफआर एक ऐसा सब्जेक्ट जो सबसे पहला पेपर है आपका। अब मेरा ये मानना है, जनरली सभी बच्चे यही करते हैं कि जब आपका आईपीसीसी इंटरमीडिएट क्लियर हो जाता है, उसके बाद जनरली आपके पास मिनिमम 2.5 साल 3 साल रखे होते हैं सीए फाइनल के एग्जाम के लिए। अगर आपका आईपीसीसी में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो रहा है तो आपके पास मिनिमम 3 साल होते हैं। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो चुकी थी आईपीसीसी डेज में ही, फिर भी ग्रेजुअली अगर देखें तो 2 साल 2.5 साल का पीरियड हमारे पास रहता है फाइनल के एग्जाम्स में। और हम सबसे पहला सब्जेक्ट या तो एफआर या तो एसएफएम लेते हैं। अब होता क्या है कि एफआर जब हमारा कंप्लीट हो चुका होता है, जितने टाइम तक हमारी पढ़ाई, हमारी कोचिंग, हमारी क्लासेस साथ में चलती रहती है, तब तक तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तब तक हमें सब लगता है कि हाँ यार बहुत अच्छे से हो गया। करने वाले कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही क्लासेस खत्म हो गई, जैसे ही वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया हमने, उसके बाद हम दूसरी क्लासेस करते हैं, तीसरी क्लासेस करते हैं, चौथा सब्जेक्ट करते हैं, 5वां सब्जेक्ट करते हैं, तब तक हम पहला एफआर या एसएफएम भूल चुके होते हैं। अब जब हम भूल चुके होते हैं तो उसको हमें वापस से रिवीजन चाहिए। जब हम वापस से रिवीजन उठाने का सोचते हैं तो हमें जो ये 3 रेगुलर मॉड्यूल्स मिले हैं, तो हमें लगता है यार ये रेगुलर मॉड्यूल्स तो अच्छे खासे हैं, क्योंकि ये तीनों रेगुलर मॉड्यूल्स लगभग आपके 1000 से 1200 पेजेस के होंगे टोटल। मतलब 1000-1200 पेजेस टोटल होंगे, तो लगभग मान लीजिए आप 400 पेजेस के 3 मॉड्यूल होंगे। उस टाइम पे हमें लगता है यार इतना सारा कंटेंट कैसे होगा, एग्जाम में तो 6 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, 4 महीने बचे हैं, कितना सारा कंटेंट कैसे होगा। उसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी समरी बुक जिससे हमारा हर इंडेस क्विकली रिवाइज हो जाए। जब भी हम एफआर वापस से उठाएं तो पहले उस समरी बुक से हम रिवाइज कर लें, और समरी बुक के साथ साथ उसी समरी बुक के अगर कुछ रिवीजन लेक्चर्स हमें मिल जाएं यूट्यूब पे, वो हम एक बार देख लें। घंटे भर में हमारा वो एक पर्टिकुलर टॉपिक हम देख के कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जब हम खुद उसको सेल्फ उठाएंगे तो जल्दी भी हो जाएगा। उसके लिए मैंने एक बुक बनाई है विच इज कॉल्ड एफआर ईगल व्यू समरी चार्ट बुक। अब ये ईगल व्यू समरी चार्ट बुक क्या है? ये जो समरी चार्ट बुक है बच्चों, ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगी, स्पेशली आपको रिवीजन के टाइम में काम आएगी। आपको अभी काम नहीं आएगी, आपको रेगुलर क्लासेस में ये समरी चार्ट बुक ज्यादा काम नहीं आएगी। रेगुलर क्लास में तब काम आएगी जब मैं आपको इस चार्ट बुक से रिवीजन रेगुलर क्लासेस के बीच में ही करवाऊंगा। दूसरा तब काम आएगी जब आप वापस से अपना खुद से सब्जेक्ट को रिवीजन के लिए उठाओगे, और तीसरा आपको 1 डे बिफोर एग्जाम आपको काम आएगी। ये समरी चार्ट बुक का जो साइज होगा वो A3 साइज की बुक होगी। वो जो जनरल बुक होती है A4 साइज की छोटी सी नॉर्मल जो साइज होती है उससे बड़ा साइज होगा, उससे डबल साइज होगा, A3 चार्ट बुक होगा। ठीक है, A3 साइज रखने का रीजन ये था कि एक ही पेज पे या मैक्सिमम 2 पेजेस में आपका पूरा टॉपिक इंडेस, पर्टिकुलर कोई भी इंडेस आपका कवर हो जाए, जिसको आप ये मान लीजिए कि हाफ एन आवर में जिसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लो, रिवाइज कर लो, फिर आप टॉपिक के ऊपर अच्छे से उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सको। तो जो A3 समरी चार्ट बुक्स है उसमें मैंने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर अप किया है। अब जब मैं बोलता हूं सारे, तो लगभग 90% इंडेस को मैंने कवर किया है। मल्टी कलर चार्ट बुक्स हैं मेरी, जितनी भी बुक्स हैं वो सब मल्टी कलर बुक्स रहेंगी। और चार्ट बुक आपको ट्री फॉर्म में, मैंने अभी आपको बताऊंगा, अभी जब मैं आपको टूर करवाऊंगा बुक्स का, अभी आपको मालूम पड़ेगा कि चार्ट बुक मैंने किस तरीके से बनाई, आपको मजा आ जाएगा।
एंड अच्छी बात यह है कि इस चार्ट बुक के जो इंडेक्स के जो रिवीजन लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे डालना शुरू कर लिए हैं, और जब जब किसी इंडेक्स में कोई अमेंडमेंट होगा मैं उस लेक्चर को हटा के मैं नया लेक्चर डाल दूंगा, राइट। अब सर आपने अमेंडमेंट की बात की, तो अमेंडमेंट से सर थोड़ा सा याद आया कि सर अमेंडमेंट होता है कि नहीं होता है इस सब्जेक्ट में, सब बताऊंगा, आप एक एक करके ध्यान से सुनते जाइए। चलिए, नाउ थर्ड इज सर हाउ टू आस्क क्वेरीज। यहां पर मैं बात कर रहा हूं स्टडी रिलेटेड क्वेरीज की। आपको अगर टेक्निकल क्वेरीज हैं कि आपकी क्लासेस नहीं प्ले हो पा रही, आपका सिस्टम करप्ट हो गया, लैपटॉप में आपकी क्लासेस चल रही थी अब आपको दूसरे लैपटॉप में शिफ्ट करना है, मोबाइल में आपकी क्लासेस चल रही थी दूसरे मोबाइल में शिफ्ट करना है, तो ये सब टेक्निकल क्वेरीज हैं। मैं उन क्वेरीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके क्वेरीज की बाद में बात करूंगा। मैं बात कर रहा हूं स्टडी रिलेटेड डाउट्स कि आपने पर्टिकुलर एक लेक्चर देखा, वो लेक्चर देखने के बाद आपको कुछ डाउट्स हुए, आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल डाउट्स हुए, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए, आपको किसी क्वेश्चंस में कॉन्सेप्चुअल डाउट हुआ, कैलकुलेशंस में डाउट हुआ, आप वो डाउट्स मुझसे कैसे पूछेंगे? बच्चों ध्यान रहे, इस चीज को पढ़ लीजिए, ध्यान रहे, आप जब मुझसे कोई भी स्टडी रिलेटेड डाउट्स पूछेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछेंगे। ये जो नंबर दिया हुआ है 7887788705, ये नंबर मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है। इसमें बल्कि मैं पर्सनल कॉल्स अटेंड नहीं करता हूं, मैं ये फोन बच्चों के साथ ही इसमें बात करता हूं। और आप जब भी मुझसे डाउट्स पूछेंगे, आप मुझसे डाउट्स इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछेंगे। याद रहे, आपके डाउट्स अगर इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर रहे हो, अगर आप अपने डाउट्स मुझसे एफबी पे पूछ रहे हो, अगर आप मेरे एफबी पे फ्रेंड्स हो मैसेंजर पे, या अगर आप मुझसे डाउट्स टेलीग्राम पे पूछ रहे हो, क्योंकि टेलीग्राम में मेरा ग्रुप भी है, चैनल भी है फाइनल का, तो उन सभी जगह पर मैं आपके डाउट्स एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा। याद रहे, डाउट्स एंटरटेन करने का एक ही तरीका है, वो रहेगा व्हाट्सएप। आप बोलोगे सर एक ही तरीका क्यों? बच्चों देखो, मैं जानता हूं कि मैं अगर एक ही तरीका फॉलो करूंगा तो मैं प्रॉपरली उस चीज को ध्यान दे पाऊंगा। अगर मैंने आपको बोल दिया कि यार डाउट्स आप मुझे कहीं भी पूछ सकते हो, या टेलीग्राम पे भी पूछ लो, व्हाट्सएप पे भी पूछ लो, तो मैं दोनों जगह उलझ जाऊंगा। तो सिंप्लीफाइड करने के लिए मैंने आपको ये नंबर दिया है, नंबर में आप मुझसे डाउट्स पूछेंगे व्हाट्सएप। अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है, आपने अनइंस्टॉल करके रखा है, आपके फैमिली मेंबर में किसी के पास व्हाट्सएप होगा तो आप उनके थ्रू मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, उनके नंबर से पूछ सकते हो, या सिंपल टेक्स्ट भी कभी कभार आप मुझसे कर सकते हो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन की इमेज वगैरह नहीं है। अब याद रहे, जब भी आप मुझसे डाउट पूछेंगे व्हाट्सएप में, तो आपको मेरी तरफ से जिस टाइम पे आप मुझे मैसेज करोगे, आपको मेरे यहां से आपको एक ऑटो रिप्लाई मिलेगा आपको, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप अपना नाम बताइए, आप अपना नंबर बताइए, नाम बताइए, आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया हुआ है, क्योंकि मैं इंटर भी पढ़ाता हूं, आप वो बताइए, ठीक है ना, आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो, आपने रेगुलर कोर्स लिया है कि फास्ट ट्रैक की बूस्टर, आप वो मुझे सब बता दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो डाउट के लिए आपको एक क्वेश्चन की जो पर्टिकुलर इमेज है वो आपको भेजनी है, अगर उसके साथ कोई सॉल्यूशन है तो वो भी भेज दीजिए, ताकि मैं उसको देख के आपको प्रॉपरली बता सकूं। तो एक ऑटो रिप्लाई मेरी तरफ से आपको मिलेगा, उस ऑटो रिप्लाई में आपको ये सब बातें बताई गई होंगी कि आपका डिटेल्स बताइए और आप मुझे ये क्वेश्चन की इमेज भेजिए। साथ ही साथ उसमें यह भी लिखा होगा कि बच्चों 2 से 3 दिन में या 3 से 4 दिन में आपको रिप्लाई मेरा आ जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब करंटली अगर मैं बात करूं, करंटली आई एम गेटिंग टेंटेटिवली 60 to 70 मैसेजेस इन अ डे, व्हाट्सएप मैसेजेस इन अ डे। अब 60 से 70 व्हाट्सएप मैसेजेस का रिप्लाई भी करना जरूरी है। कभी कभार ये होता है कि मैं पूरा दिन भर में व्हाट्सएप मैसेजेस का रिप्लाई कर ही नहीं पाता हूं, बिकॉज मैं अदर क्लासेस में एंगेज वगैरह था, ठीक है। तो ये होता है कि मुझे टाइम उसको देना पड़ता है, तो 2 से 3 दिन लगभग आपको वेट करना पड़ेगा। हालांकि मेरी कोशिश होगी कि मैं 2 दिन में आपको रिप्लाई दे दूं, पर अगर मान लीजिए 2 से 3 दिन में मैंने आपको रिप्लाई नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें ये लिखा होगा उस ऑटो रिप्लाई मैसेज में कि आप चाहो तो 2 से 3 दिन बाद अगर आपको रिप्लाई नहीं आया तो आप मुझे एक बार कॉल करके रिमाइंड कर सकते हो। कई सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमें लगा कि हम आपको कॉल कैसे करें, आप बिजी होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों, ट्रीट मी एज योर फ्रेंड। वैसे भी मेरी उम्र ज़्यादा नहीं है और आप मुझे अपना बड़ा भाई मान सकते हो, छोटा भाई मान सकते हो, अपना फ्रेंड मान सकते हो। आप बेझिझक मुझे कॉल करिए और कॉल करके मुझे बोलिए कि सर हमें डाउट्स हैं, मैंने आपको मैसेज किया हुआ था, मेरा नाम ये है, आप प्लीज़ वो मैसेज देख लो या फिर मेरा डाउट मुझे फ़ोन पे सॉल्व करके दो।
आप मुझे बिल्कुल फ़ोन कर सकते हो। और फ़ोन करने का भी ऐसा कोई टाइम वाली बात नहीं है, टाइम इशू नहीं है। बस कोशिश करके रात को 10 बजे के बाद ना हो कॉल और सुबह 8 बजे से पहले ना हो। बाकी अगर मैं रिकॉर्डिंग में रहूँगा, मैंने आपका कॉल पिक नहीं किया होगा, तो मैं आपको डेफिनेटली कॉल बैक करूँगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी कि हम क्वेरीज को किस तरीके से डील करेंगे। डोंट वरी गाइस, क्वेरीज को बहुत अच्छे से डील करेंगे। व्हाट्सएप पे क्वेरीज अच्छे से आपकी डील हो जाएंगी। कई बार ऐसा होता है कि मुझे आपका व्हाट्सएप पे डाउट नहीं समझ आया, तो मैं आपको खुद ही उसमें मैसेज टाइप कर देता हूं कि प्लीज कॉल मी फॉर योर डाउट, ताकि मैं आपको फोन पे समझा सकूं या फिर मैं आपको ऑडियो मैसेज से समझा सकूं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था, हाउ टू आस्क क्वेरीज, ताकि आपको दिक्कत ना आए। चलिए, इसके बाद अब ऐसा तो है नहीं कि बैच कवर अप कर लिया, हो गया सब कुछ सिस्टम। हो सकता है आगे छोटे मोटे अमेंडमेंट्स आए, उन अमेंडमेंट्स के लिए मुझे कुछ YouTube पे एडिशनल वीडियोस डालने पड़ेंगे, या फिर अगर आपको मुझसे व्हाट्सएप के अलावा कनेक्ट करना है, कनेक्ट होना है मेरे साथ, तो आप किस तरीके से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो व्हाट्सएप के अलावा। मैं अमेंडमेंट्स पे बाद में आऊंगा। तो आप व्हाट्सएप के अलावा मुझसे किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं ताकि आपकी पढ़ाई बनी रहे, राइट। सबसे पहले YouTube, आपको ये बताए गए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, सीए जय चावला और वी स्मार्ट एकेडमी। ये दोनों चैनल्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें समय समय पर कई सारे मैं वीडियोस डालते रहता हूं। जैसे मैंने आपको बोला कि चार्ट रिविजन्स, तो चार्ट रिविजन्स आपको कहां मिलेंगे, आपको इन दोनों चैनल्स पे मिलेंगे। अब जैसे मैंने आपको बोला कंपाइलर क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चंस हो सकता है मैं आगे चल के उनको YouTube पे भी डाल दूं, तो YouTube के दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए बेनिफिशियल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब्सक्राइब करो तो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, मेरे सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे हैं, वी स्मार्ट के सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे हैं, बट ये चीज आपके लिए है। चाहो तो सीए बनने के बाद उस चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप उस चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना, बट टिल द टाइम ऑफ स्टडीज आप जब तक सीए नहीं बन जाते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप फैकल्टी से या स्टूडेंट से या फ्रेंड से कनेक्ट नहीं होते हो, तो आपको पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। अच्छा, सर ने इतने वीडियोस डाल दिए, मालूम ही नहीं था यार, तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, मालूम पड़ता रहेगा। दूसरी चीज, टेलीग्राम पे मैंने दो चीजें बनाई हुई है। एक टेलीग्राम का चैनल जो कि एक तरीके से ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है, उसमें आप उसमें ग्रुप चैट नहीं हो सकता, उसमें जो मैं इंफॉर्मेशन डालता जाऊंगा आपको मालूम पड़ती जाएगी। वो टेलीग्राम का जो चैनल है सीए जय चावला, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा टेलीग्राम का एक चैट ग्रुप है जिसमें कई सारे सीए फाइनल के स्टूडेंट्स उसमें मेंबर हैं। करंटली जहां तक मैं मानता हूं लगभग 6 से 7 हज़ार, जिस टाइम में मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं 6 से 7 हज़ार स्टूडेंट्स अभी उस मेरे ग्रुप में हैं। अच्छी बात उस ग्रुप की, सबसे अच्छी बात क्या पता है, कि आप मुझसे स्टडी रिलेटेड डाउट्स तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। मान लीजिए आपको लगता है यार छोटा मोटा डाउट्स है, सर से पूछूंगा, इससे बेहतर है कि मैं एक काम करता हूं किसी और से पूछ लेता हूं। किसी और से किससे? तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को जब ज्वाइन करोगे, चैट ग्रुप को ज्वाइन करोगे, तो उसमें बाकी सब भी सीए फाइनल के स्टूडेंट्स ही बैठे। तो जब आप उसमें क्वेरी पोस्ट करोगे तो देयर आर मोर देन 75% चांसेस कि आपको आपकी क्वेरी का रिप्लाई मिल जाए, क्वेरी का रिप्लाई मिल जाए। कभी कभार अगर मान लीजिए मैंने भी एक अगर आपकी क्वेरी वहां पर देख ली टेलीग्राम चैट ग्रुप में, अगर मान लीजिए मैं फ्री बैठा हूं, तो हो सकता है मैं भी रिप्लाई कर दूं, हो सकता है। बट द इंपॉर्टेंट इज मुझसे अगर डाउट पूछना है तो व्हाट्सएप पे ही पूछना पड़ेगा। बट छोटे मोटे डाउट्स हैं या फिर मेरा रिप्लाई टाइम पे नहीं आया तो आप टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर सकते हो, आपको बाकी स्टूडेंट्स का रिप्लाई मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज है आपको। तो आप टेलीग्राम पे मेरे दोनों चैनल, दोनों चीज़ें, टेलीग्राम का चैनल सीए जय चावला और टेलीग्राम का ग्रुप सीए फाइनल FR ओनली बाय सीए जय चावला, ये ग्रुप है, चैट ग्रुप है, आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अब पूरा दिन तो पढ़ाई नहीं करनी, ठीक है ना। अब अगर पूरा दिन पढ़ाई करोगे तो बाकी चीज़ें कब करोगे यार, है ना। तो बाकी चीज़ें जब अपने आप को तुम फ्री समझते हो, पढ़ाई से नहीं, तुम्हें लगता है यार थोड़ा बहुत अब लोगों को देख लें, सोशल मीडिया पे चले जाएं, तो अगर इंस्टाग्राम पे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, राइट। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। अगर थोड़ा सा स्टडी से हट के अगर फैकल्टी से के साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो ज़रूर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, दोस्त बनेंगे और देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है। चलिए, एक लास्ट चीज़, टेक्निकल क्वेरीज। आपकी टेक्निकल क्वेरीज को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा।
नाउ दीज आर नॉट स्टडी रिलेटेड क्वेरीज। टेक्निकल क्वेरीज जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ऑर्डर प्लेस किया बट अभी तक आपको बुक्स नहीं मिली, आपका ऑर्डर फेल हो गया, आपको कुछ बुक्स मिली कुछ नहीं मिली, आपकी क्लासेस नहीं चल रही, आपको एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में ले जाना है, आपको एक्सटेंशन करवाना है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। अब उस चीज के लिए आप अगर फैकल्टी को डायरेक्टली मैसेज करोगे तो हो सकता है फैकल्टी मतलब मैं आपकी ज्यादा हेल्प ना कर पाऊं क्योंकि मैं टेक्निकली उतना साउंड नहीं हूं। उसके लिए हमने अपना एक अलग टीम बिठाया हुआ है। करंटली वी स्मार्ट इज हैविंग more than 40 number of employees for this technical related work। एक दिन में हमें मिनिमम 1000 से ज्यादा कॉल्स आते हैं। बहुत बार कॉल्स हम रिसीव नहीं करते तो हम कॉल बैक भी कर देते हैं। तो आपको टेक्निकल क्वेरीज के लिए कैसे कांटेक्ट करना है वी स्मार्ट को, ये दो मेल आईडी आप नोट कर लीजिएगा, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक तो contact@vsmartacademy.com और दूसरा techsupport@vsmartacademy.com। ये दोनों की दोनों मेल आईडीज पर आप अपने टेक्निकल क्वेरीज, टेक्निकल चीज़ें जो भी आपको दिक्कतें हैं आप वो पोस्ट कर सकते हो, डाल सकते हो, मेल डाल सकते हो, ठीक है ना। जब आप मेल डालें तो अपना याद रखें ऑर्डर आईडी ज़रूर डालें, नाम, मोबाइल नंबर और ऑर्डर आईडी, ये 3 चीज़ें ज़रूर डालें और सब्जेक्ट, ताकि आपको टेक्निकल टीम अच्छे से आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने 7796878787। अगर कॉन्टैक्ट नंबर की बात करें तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ताकि अगर आपको डायरेक्टली फोन पे बात करनी है तो ये आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है। हो सकता है एक बार में आपका फोन ना उठाया जाए तो आपको कॉल बैक किया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, क्लासेस कैसे इंस्टॉल करनी है, वीडियो सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, सीरियल की कैसे प्लेस करनी है, क्लासेस कैसे चलानी है, फर्स्ट टाइम है नहीं आता समझ में, तो उसके लिए हमने यूट्यूब पे वी स्मार्ट के चैनल पर कुछ ट्यूटोरियल वीडियोस डाल के रखे हैं कि हाउ टू इंस्टॉल द वीडियो लेक्चर्स, हाउ टू प्ले द क्लासेस। तो ये ट्यूटोरियल वीडियो लेक्चर्स जरूर देखिएगा, उसका अलग से एक प्लेलिस्ट है, आप वी स्मार्ट अकेडमी में जाके वो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो ये सारी बातें तो हमने कवर अप कर ली। अब इसके बाद कुछ बातें और इंपॉर्टेंट, सर कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं हो रहा है बेटा, फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर भी क्या इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो मैं चाहूंगा कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको सारी वो बातें क्लियर हो जाएं जो आपको किसी स्टूडेंट से ना पूछनी पड़े। नहीं तो क्या होता है, आप या तो किसी और स्टूडेंट से पूछोगे, वो कुछ बताएगा, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, कुछ का कुछ बताएगा, या फिर आप क्लासेस परचेज करने से पहले आप हमसे डायरेक्टली फिर से पूछोगे तो हम आपको यही बोलेंगे कि हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लो। अब कुछ बातें और इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा जो कोर्स है वो FR रेगुलर कोर्स बैच है, ये हमारा FR रेगुलर कोर्स बैच है। हम इसको बोल सकते हैं कोविड-19 अफेक्टेड बैच। थोड़ा सा ना मैं स्पेलिंग्स में कच्चा हूं तो ध्यान रखना, कभी कभार मेरी स्पेलिंग्स मिस्टेक हो तो मेरे पे हंसना मत, है ना। बहुत सारे लोग इसको कोरिलेट अपने साथ भी कर रहे होंगे कि हाँ सर हम भी कच्चे हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ लेक्चर्स। सर अप्रॉक्सीमेटली कितने लेक्चर्स आप हमें करवाओगे, टोटल मिला के कितने लेक्चर्स होंगे। अगर मैं अपनी पास्ट बैच को देखूं तो टेंटेटिवली मैंने 70 लेक्चर्स में पूरा FR कोर्स कंप्लीट करवाया है, बट नाउ मैं इन 70 नंबर ऑफ लेक्चर्स को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं। यस, मैं 70 लेक्चर्स को बढ़ा के मैं टेंटेटिवली 80 लेक्चर्स कर रहा हूं। नंबर ऑफ लेक्चर्स लगभग 80 होंगे, 80 अप्रॉक्स होंगे। अब 80 का 82 भी हो सकता है पर 80 से कम नहीं होगा, 80 का 82 भी हो सकता है पर 80 से कम नहीं होगा। ये 80 लेक्चर्स होंगे, इसमें इंक्लूडिंग जो हमारा कंपाइलर है
कंपाइलर क्वेश्चन बैंक, इंक्लूडिंग कंपाइलर क्वेश्चन बैंक लेक्चर्स। इसमें कंपाइलर क्वेश्चन बैंक के भी लेक्चर्स रहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद नंबर ऑफ लेक्चर्स तो ये हो गया। सर ड्यूरेशन हर लेक्चर का कितना होगा? बच्चों लगभग ये मान लीजिए कि लगभग ड्यूरेशन जो रहेगा हर लेक्चर का वो 3 आवर्स का रहेगा या 3.15 आवर्स का रहेगा। 3 घंटे से 3-3.25 घंटे का हो सकता है, कभी कभार 2.25 घंटे भी हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है यहां पर। अच्छा, ये एक स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, ध्यान रहे ये एक स्टूडियो रिकॉर्डिंग है। करंटली तो स्टूडियो रिकॉर्डिंग है, मान लीजिए इसी बैच में बीच में ही अगर अलाउ कर दिया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन करने का, तो हो सकता है शायद मैं इस बैच को फेस टू फेस बैच में कन्वर्ट कर दूं, जिससे आपको इफेक्ट नहीं होगा। बीच में ही मैं हो सकता है अनाउंस कर दूं फेस टू फेस, जो बच्चे मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं पुणे में, हो सकता है मैं उनको बोल दूं कि अब आप आ सकते हो, बैठकर देख सकते हो, डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग बैच है, याद रखिएगा। अच्छा, जो मैंने आपको बुक्स की बातें बताई, क्या होता है जब तक हमारा कोर्स, हमारा जब तक बैच कंप्लीट नहीं हो जाती, लगभग 10 से 15 लेक्चर्स जब हमारे हो जाते हैं, उसके बाद ही हम बैच को अवेलेबल करवाते हैं सेल के लिए, मतलब परचेज करने के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने 15 लेक्चर्स ले लिए, उसके बाद ही आपको वी स्मार्ट अकेडमी वेबसाइट पर, या फिर आप जहां से भी परचेस करना चाहते हो, फ्रेंचाइजीज हमारे परचेस करना चाहते हो, वहां से आपको, उसके बाद ही आपको अवेलेबल होगा। अब बैच तो करंटली रनिंग हो रहा है, लगभग 15 लेक्चर्स ही हुए अभी तक, तो क्या होता है साथ में मेरा बुक्स पे भी काम चलता जा रहा है। तो इनिशियली जब तक मेरा बैच कंप्लीट नहीं हो जाता, हो सकता है तब तक बुक्स का डिलीवरी आपको पार्शियल मिले मतलब कुछ बुक्स आपको फर्स्ट शिपमेंट में मिले, फिर कुछ बुक्स आपको सेकंड शिपमेंट में मिले, ऐसा हो सकता है। तो बुक्स के मल्टीपल शिपमेंट्स हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं टिल कंप्लीशन। जब तक बैच कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपका बुक्स का मल्टीपल शिपमेंट्स हो सकता है, उसके लिए रेडी रहें, ठीक है बेटा। बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्वेरीज के बारे में बता दिया, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के, अच्छा हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सर हम अप्रॉक्सीमेटली कितने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे? आप मान के चलिए अप्रॉक्सीमेटली 600 से 700 नंबर ऑफ क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को क्लास में ही कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो रिपीटेटिव बेसिस वाले हैं, जिनके टाइप के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी क्लास में कवर कर चुके हैं, जहां जरूरी है कि अब आपकी खुद की प्रैक्टिस हो, तो वो मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। इंक्लूडिंग कंपाइलर क्वेश्चंस लगभग हमारे 600 से 700 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इसके अलावा सर अमेंडमेंट का क्या होगा? अमेंडमेंट्स को कैसे कवर किया जाएगा? याद रहे बच्चों, एफआर में टेंटेटिवली जितना भी पूरा कोर्स है, पूरे कोर्स की अगर बात करें, एफआर में टेंटेटिवली हार्डली 10% अमेंडमेंट्स होते हैं। जैसे आपके अदर सब्जेक्ट्स हो जाए, जीएसटी, डीटी, लॉ, इनमें अमेंडमेंट्स का स्कोप ज्यादा होता है, इसमें अमेंडमेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है। एफआर में अमेंडमेंट की क्वांटिटी बहुत कम होती है। किसी पर्टिकुलर छोटा मोटा कोई इंड एस में चेंजेस कर दिया, कोई पर्टिकुलर पैरा को चेंज कर दिया, राइट। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इंड एस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें मटेरियलिटी की डेफिनेशन को उन्होंने चेंज कर दिया, मतलब और वास्ट कर दिया। तो ये अमेंडमेंट है, पर सिर्फ मटेरियलिटी की छोटी सी डेफिनेशन में उन्होंने चीजों में कुछ एडिशंस कर दिए। दूसरा, बिकॉज ऑफ कोविड-19 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है करंटली, सारी पूरी ओवरऑल अकाउंटिंग सेंस में अगर बात करें, पूरी इंडस्ट्रीज में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जब वो इंड एस के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगी, तो बिकॉज ऑफ कोविड-19 क्या क्या अफेक्ट कर रहा है, आपका गोइंग कंसर्न तो अफेक्ट नहीं कर रहा है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जहां पर कोविड-19 के कारण आपकी अकाउंटिंग अफेक्ट कर रही होगी।
ठीक है ना, गवर्नमेंट ने लोन्स दिए, बहुत सारे अमेंडमेंट्स करने पड़े गवर्नमेंट्स को भी। तो इससे इन डेज में क्या इंपैक्ट पड़ा कोविड-19 से रिलेटेड, वो इंस्टीट्यूट ने कुछ FAQs इशू किए हैं जिनको हमने अपने रेगुलर मॉड्यूल्स में ऑलरेडी कवर अप किया है। तो वो एक अमेंडमेंट हो गया जो आज के बाद नहीं आएगा, कोविड-19 तो एक ही बार हो गया, ठीक है ना। तो जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो हार्डली 10% होते हैं, जिसके लिए आपको एडिशनल लेक्चर YouTube पे मिल जाएगा। जिस टाइम पे जो अमेंडमेंट जिस अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होगा, आपको मैंने पहले ही बोला है कि YouTube पे आप मुझसे कनेक्ट रहेंगे, आपको उस टाइम पे अगर आपके टाइम पे एग्जाम टाइम पे कोई अमेंडमेंट आता है तो आपको YouTube पे लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं, ऐसा नहीं कि आप अमेंडमेंट के चक्कर में FR की बैच करें ही ना। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार अमेंडमेंट होते होंगे, FR की बैच हम बाद में करेंगे, बाद में एक बार अमेंडमेंट आ जाए उसके बाद करेंगे। ऐसा मत करना, MCA की मर्जी, जब अमेंडमेंट होने होंगे तब आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि अमेंडमेंट हार्डली 10% होते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको एडिशनल लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अच्छा सर, ये बैच कौन से अटेम्प्ट के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बच्चे अलग से पूछते हैं सर अटेम्प्ट कौन सा होगा, कौन सा अटेम्प्ट होगा, किस अटेम्प्ट के लिए होगा। याद रहे बच्चों, मैं जब बैच कोई भी स्टार्ट करता हूं, FR का रेगुलर बैच स्टार्ट करता हूं, तो मेरे माइंड में हमेशा ये रहता है कि आने वाले 3 साल बाद बच्चा एग्जाम दे सकता है। मतलब जिस टाइम पे मैं बैच रिकॉर्ड कर रहा हूं या जिस टाइम पे मेरा बैच परचेज किया जा सकता है, मैं हमेशा उस माइंड सेट से पढ़ाता हूं कि यार ऑब्वियसली स्टूडेंट का पेपर हो सकता है 1 साल बाद है, हो सकता है 2 साल बाद है, हो सकता है 3 साल बाद है। 1 साल बाद वाले बच्चे तो बहुत ही कम होंगे जो अभी रेगुलर कोर्स कर रहे होंगे। मिनिमम 2 साल का गैप तो आपका होता ही होता है, और कभी कभार 3 साल का गैप भी होता है। तो याद रहे, आने वाले जितने भी अटेम्प्ट्स हैं, करंटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 2020 चल रहा है, मैं ये कह सकता हूं ऑल फ्यूचर अटेम्प्ट्स टिल मई नवंबर 2023 और अगर होगा तो 24 तक कवर है। सो डोंट वरी, ये बैच आने वाले जितने भी अटेम्प्ट हैं उनको ध्यान में रखते हुए करवाया जा रहा है, क्योंकि हार्डली 10% अमेंडमेंट्स अगर होंगे तो आगे चल के आप में एप्लीकेबल होंगे, उनको हम आराम से कवर कर लेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि ड्यूरिंग द रनिंग बैच अमेंडमेंट्स आ जाते हैं, जिसको मैं रनिंग बैच में ही कवर अप कर लूंगा, ठीक है। और आपको एक अलग से अमेंडमेंट शीट भी प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा सर, हमारी अप्रोच क्या होगी, बैच की अप्रोच किस तरीके से होगी। हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि बैच की अप्रोच के लिए सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। बच्चों, मुझे इंडस्ट्रीज में इंड एएस को अप्लाई करने का एक्सपीरियंस है। मैंने लिस्टेड कंपनीज के साथ भी काम किया है, अनलिस्टेड कंपनीज के साथ भी काम किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंड एएस रिपोर्टिंग। तो मैं आपको इतनी तो श्योरिटी दे सकता हूं कि आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देने का काम मेरा रहेगा। आपको यह समझ में आ जाएगा कि हाँ, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिल रहा है। आर्टिकलशिप के टाइम पर भी आप जैसे ऑब्वियसली सीए फाइनल में होंगे तो आपकी आर्टिकलशिप भी चल रही होगी या फिर आपने स्टार्ट कर ली होगी, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, एज एन आर्टिकल असिस्टेंट या फिर एज अ सीए हमें क्या क्या सोचना चाहिए एज फार एज इंड एएस एप्लीकेशन। हालांकि मैं आपको बता दूं, हमारे इंडिया में जितना भी इंड एएस रिलेटेड काम होता है वो मोस्टली बिग प्रैक्टिसिंग फर्म्स, जो बड़ी बड़ी प्रैक्टिसिंग फर्म्स हैं, बिग फोर्स हैं, या जो बिग फोर्स के अलावा जो बड़ी बड़ी प्रैक्टिसिंग फर्म है, सिर्फ उन्हीं के पास होता है। छोटी छोटी फर्म्स के पास इंड एएस का काम नहीं होता। बट मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि जितने भी आर्टिकल्स हैं, आप कोई भी फॉर्म में काम कर रहे हो, चाहे आप छोटी से छोटी फॉर्म में काम कर रहे हो, चाहे बड़ी फॉर्म में काम कर रहे हो, आपको मेरी तरफ से रियल लाइफ एक्सपोजर जरूर मिलेगा कि किस तरीके से इंड एएस का एप्लीकेशन होता है। आप एटलीस्ट उसको देख पाओगे, आप उसको ऑब्जर्व कर पाओगे कि हाँ यार, किस तरीके से इंड एएस का एप्लीकेशन होता है।
बहुत सारे बच्चे उसको कोरिलेट भी कर सकेंगे अगर वो उसी एरिया में काम कर रहे होंगे तो। सो डोंट वरी, प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको फुल फ्लैश मिलेगा। अप्रोच की बात करें तो पहली बात आपको प्रैक्टिकल अप्रोच आपको मिलेगी, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। दूसरी बात, हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले किसी भी इंड एएस को पढ़ने के लिए अगर उसकी कोई पर्टिकुलर हिस्ट्री होगी तो वो आपको हिस्ट्री समझाई जाएगी 5 से 10 मिनट में। फिर आपको उसका मेन जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो आपके साथ मैं आपको समझाऊंगा। अब आपको मैं समझाऊंगा कैसे, पहले मैं आपको समझाऊंगा, पहले मैं आपको रीड नहीं करवाऊंगा, पहले मैं आपको समझाऊंगा कि देखो ऐसे होता है, इस तरीके से करते हैं, ऐसे करते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हो सकता है आधा घंटा लग जाए, 40 मिनट्स लग जाए, कितना भी लग सकता है। इस आधे घंटे में 40 मिनट्स में मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझाऊंगा। फिर जैसे ही वो पार्ट हम समझ लेंगे उसके बाद हम उसी कंटेंट को हम रेगुलर मॉड्यूल से रीड भी करेंगे। मतलब एक बार पहले टीचर आपको समझाएगा, मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल्स के साथ, फिर मैं आपको उसको रीड करवाऊंगा बुक्स में से। बुक्स में से रीड करने के बाद फिर हम जो बुक्स में उसके जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम कवर अप करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। अब जैसे ही वो आपका टॉपिक कवर अप हो जाएगा, मान लीजिए आपके मैंने 3 टॉपिक कवर कर लिए, 3 इंडेक्स कवर कर लिए। अच्छा, आपको पता है ना एफआर में बेसिकली सिलेबस में है क्या। एफआर के सिलेबस में 95% सिलेबस इज फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं जो आपके इंटर में थे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एएस एप्लीकेबल है। आपके पूरे सिलेबस का 95% पोर्शन इंड एएस है। 5% पोर्शन 2 छोटे से चैप्टर हैं जो कि बहुत ही, वो भी कहीं ना कहीं इंड एएस से रिलेटेड ही है, रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। उनके ऊपर इंड एएस बनाया नहीं गया, इसीलिए उनको अलग कर दिया गया। तो वो जो छोटे से चैप्टर है वो आपको अलग से करवाए जाएंगे। तो पूरा का पूरा आपको इंड एएस समझाया जाएगा। मान लीजिए मैंने आपको 3 टॉपिक करवा लिए, 3 इंड एएस करवा लिए। अब क्या होगा, 3 इंड एएस के बाद मुझे लगेगा कि यार अब जरूरी है कि जो मैंने पहला वाला टॉपिक करवाया था उसको रिवाइज करवाना जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं रिवाइज 2 तरीके से करवाऊंगा। पहला, कंपाइलर क्वेश्चन बैंक्स जो आपको दिया जाएगा उसमें से मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चंस की। दूसरा तरीका रिवीजन करने का कि मैं आपके साथ चार्ट रिवीजन करूंगा, डिस्कस करूंगा। अभी मैंने आपको बुक्स का टूर नहीं करवाया, मैं आपको जब बुक्स दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि चार्ट रिवीजन हम किस तरीके से करते हैं। चार्ट रिवीजन के वीडियोस वैसे तो यूट्यूब पे भी है। तो मैं आपको 2 तरीके से उसका रिवीजन करवाऊंगा ड्यूरिंग द क्लासेस। एक तो कंपाइलर के थ्रू मैं आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा क्वेश्चंस की, और उसके बाद मैं चार्ट से भी रिवीजन करवाऊंगा बीच बीच में जहां जहां मुझे लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारी पूरी अप्रोच होगी पूरे बैच को कवर अप करने के लिए। एंड दैट इज द रीजन आई एम टेकिंग मोर देन 70 लेक्चर्स दिस टाइम। मेरा बैच वैसे लगभग 70 लेक्चर्स का होता है। अगर आप 70 लेक्चर्स को 3-3.25 घंटे से इंटू करोगे तो लगभग आपको 220 घंटे के आसपास मेरा बैच पड़ता है। बट दिस टाइम आई हैव डिसाइडेड कि मैं इस बार बैच में 80 लेक्चर्स मिनिमम लूंगा। अगर मैं इंटू करूँ 3 आवर्स या 3.5 आवर्स के साथ तो तकरीबन 260 आवर्स का बैच मैंने माना है कि तकरीबन 260 आवर्स का बैच होगा, एक्सक्लूडिंग चार्ट रिवीजन। क्योंकि चार्ट रिवीजन अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो कम से कम 20 घंटे का तो चार्ट रिवीजन मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल के रखा है। 20 घंटा 22 घंटे का ऑलरेडी डाल के रखा है, तो उसको अगर आप ऐड करोगे तो वो 280 बन जाएगा। होता क्या है कि कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जय सर इतनी कम आवर्स क्यों लेते हैं। एफआर बीइंग द लेंथीएस्ट सब्जेक्ट इन ग्रुप 1, ग्रुप 2 में मैं नहीं बोल सकता, ग्रुप 2 में तो डीटी होता है या ओवरऑल तो डीटी ही माना जाएगा, बट सेकेंड मोस्ट लेंथीएस्ट सब्जेक्ट एफआर होता है पूरे कोर्स में, पूरे सीएफएल में। और अगर ग्रुप 1 की बात करें तो सबसे ज्यादा लेंथी होता है। तो सर बाकी टीचर्स तो 350 घंटे लेते हैं, 350 मतलब 350 आवर्स लेते हैं, 320 आवर्स लेते हैं, आप 260 आवर्स में कैसे करवा लोगे? बेटा हर फैकल्टी का अपना अपना एक तरीका होता है। मैं इतना कह सकता हूं कि मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करूंगा, आपको मेरा फीडबैक अगर लेना है तो टेलीग्राम पे आप मेरा फीडबैक ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो, अपने सीनियर्स में से ले सकते हो। बट मैं आपको इतना एश्योर करवा रहा हूं कि आपको सब कुछ करवाया जाएगा, कुछ भी नहीं छुड़वाया जाएगा, और आपको बार बार रिवीजन भी करवाया जाएगा। ठीक है, सो लगभग 260 आवर्स का बैच रहेगा। इसके अलावा 20-25 आवर्स के चार्ट रिविजन्स रहेंगे। ठीक है ना, वो अलग से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बच्चों ये सारी बातें हो गई। एक्चुअली मैंने एक पेपर पे लिख के रखा है ताकि मैं कुछ चीज भूल ना जाऊं, आपको सब बता सकूं। दैट्स इट। अब मैं आपको क्या करूंगा, अब मैं आपको सबसे पहले अपनी बुक्स का टूर करवा देता हूं। ये देखिए, सबसे पहले बच्चों आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये अपनी रेगुलर बुक्स हैं, आपको दिख रहा होगा
अब देखिए ये टॉपिक 1, टॉपिक 2 कलर चेंज हो गया, टॉपिक 3 कलर चेंज हो गया, टॉपिक 4 कलर चेंज हो गया, टॉपिक 5 कलर चेंज हो गया। सर ये क्या है, कलर कलर क्यों खेल रहे हो सर, हम छोटे बच्चे थोड़ी हैं। रीज़न ये जो चार्ट बुक, ये सॉरी चार्ट बुक नहीं, हमारे जो रेगुलर मॉड्यूल्स हैं, रेगुलर मॉड्यूल्स कुछ ऐसे रहेंगे। पहले पेज पर आपको इंडेक्स मिलेगा कि हमने इस टॉपिक में कौन से पेज पर क्या क्या चीज़ें कवर की हैं, जैसे एप्लीकेबिलिटी फेज वाइज, फिर इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, एप्लीकेबिलिटी फॉर बैंक्स वगैरह। इस तरीके से हर चैप्टर के साथ आपको एक कोट मिलेगा, जो कोट मुझे अच्छे लगे, जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। बुक में मेरा नंबर लिखा हुआ मिलेगा आपको, व्हाट्सएप नंबर, जिससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से हमने कवर अप किया है। जो नॉर्मल टेक्स्ट होगा वो ब्लू कलर से आपको दिखेगा, जो हेडिंग होगी वो डिफरेंट कलर से दिखेगी, जो सब हेडिंग होगी वो डिफरेंट कलर से दिखेगी, ठीक है। अगर कोई इंपॉर्टेंट मैंने टेबल बनाया हुआ है वो आपको डिफरेंट कलर से दिखेगा, उसका बैकग्राउंड, ठीक है। इस तरीके से जहां जहां मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट टेबल है उसका बैकग्राउंड आपको डिफरेंट कलर का दिखेगा, ठीक है बेटा। ये केस स्टडीज रहेंगी, आपको कुछ केस स्टडीज जैसे समझा दी मैंने। अब मैं आपको एक दूसरा टॉपिक दिखा देता हूं जो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहलाता है, इंडेक्स 12। अब देखिए यहां पर कलर चेंज हो गया, उस कलर की थीम के अकॉर्डिंग उसका इंडेक्स भी उसी तरीके से बनाया गया है, उसकी थीम के अकॉर्डिंग उसके नीचे फुटर भी वैसा रखा गया है। फिर जो नॉर्मल टेक्स्ट वो ब्लू कलर से, कुछ बीच में चार्ट्स रहेंगे वो ब्लैक कलर से बीच में आएंगे या मल्टी कलर से आएंगे, ठीक है। हेडिंग्स अलग, सब हेडिंग अलग, इस तरीके से रहेगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जहां जहां इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको थोड़ा बोल्ड किया गया है, डार्क बोल्ड किया गया है, ठीक है। इस तरीके से कवर होगा। क्वेश्चंस और उसके जो सॉल्यूशंस होंगे, इलस्ट्रेशंस और उसके सॉल्यूशंस, उसको अलग फॉन्ट में बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके नोट्स आपको मिलेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स बनाए गए, डोंट वरी, बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स आपको बनाए गए। ये देखिए इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 का जहां जहां आपको इंपैक्ट दिखेगा, आपको इस क्रीम कलर या फिर येलोइश लुक में आपको कोविड-19 का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जहां जहां येलोइश लुक है मतलब वो आपको कोविड-19 का इंपैक्ट वाली चीजें बताई जाएंगी, ठीक है, स्पेशल सिचुएशंस वगैरह वगैरह। अच्छा, हर टॉपिक में हमने क्या किया है, टॉपिक में जो भी हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद उसका इलस्ट्रेशन हमने डिस्कस किया। जैसे ही हमारे सारे पॉइंट्स कवर अप हो गए, सबसे लास्ट में फिर हमने क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस रखा। मोर इलस्ट्रेशंस हो गया जो आईसीआई मॉड्यूल से लिया गया, इलस्ट्रेशन हमने खत्म कर ली तो क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस रखा। क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस का हमने सीरीज अलग रखा है, इलस्ट्रेशन का सीरीज अलग होगा, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस का सीरीज अलग होगा, उसके साथ उसके सॉल्यूशंस रहेंगे। मैंने कोशिश की है कि मैं 90% से ज़्यादा क्वेश्चन, जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर डाले, 90% से ज़्यादा क्वेश्चन में मैंने सॉल्यूशन डाला है साथ साथ। कहीं कहीं मैंने सॉल्यूशन नहीं डाला, वो मैं आपको साथ में क्लास में सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रेगुलर मॉड्यूल रहेगा। अगर हम कंपाइलर की बात करें, कंपाइलर कुछ ऐसा रहेगा। मैंने आपको बताया था कि कंपाइलर में मैंने सबसे पहले आरटीपी, उसके बाद एमटीपी, उसके बाद पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स से अगर कोई क्वेश्चंस आए हैं तो वो कवर किए हैं। तो जो कंपाइलर होगा कि इस टाइप का होगा, जैसे सबसे पहले आरटीपी क्वेश्चंस। तो आरटीपी क्वेश्चंस जैसे ये मई 18 में आया, आपको दिख रहा होगा मई 18 में आया, उसके साथ उसका अगले पेज पर सॉल्यूशन। ये आपको हॉरिजॉन्टल बुक मिलेगी, ये वाली रेगुलर बुक आपको नॉर्मल बुक मिलेगी वर्टिकल। आरटीपी के क्वेश्चंस खत्म हुए, फिर एमटीपी के क्वेश्चंस, जैसे मैंने लिख दिया कि मई 20 में आरटीपी का कोई क्वेश्चन नहीं आया इस टॉपिक में से, एमटीपी के क्वेश्चंस खत्म हुए। फिर क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स वो कवर कर लिए। इस चैप्टर में जैसे कुछ भी अभी तक आया नहीं है पास्ट एग्जामिनेशन से। तो इस तरीके से हमने कंपाइलर क्वेश्चन बैंक किया है। मतलब रेगुलर मॉड्यूल्स में भी हमारे पास क्वेश्चंस है क्लास में प्रैक्टिस करने के लिए, और अलग से जब हम कंप्लीट कर लेंगे टॉपिक को, बाद में फिर से रिवाइज करना है क्लास में, तो हम और एडिशनल क्वेश्चंस भी करेंगे। इसके बाद जो तीसरी, जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है, जो मैंने बहुत शिद्दत से बनाई है और उसमें मेरे को दामिनी ने बहुत ज्यादा हेल्प की है, विच इज चार्ट रिवीजन बुक, ईगल व्यू चार्ट बुक, ठीक है ना। दामिनी और मैंने मिलकर इस बुक को बनाया है, बहुत ज़्यादा हमने मेहनत की है। दामिनी ने तो मतलब थोड़ा सा अपने स्टडीज़, अपने काम से, अपने करियर को सेक्रीफाइस करके मुझे उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की, ना सिर्फ इस बुक में, मतलब मुझे पूरा ओवरऑल आगे बढ़ाने में।
ये चार्ट बुक रहेगा उसका, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, आपको पूरा इंडेक्स दिख रहा होगा कौन कौन से हमने इंडेक्स कवर किए चार्ट बुक में। इस टाइप से आपको चार्ट बुक के ट्री एनालिसिस फॉर्म में आपको ये चार्ट बुक मिलेगी, ठीक है, ट्री एनालिसिस फॉर्म में। इंडेक्स 2 जिसको मैंने पहला पेज और इंडेक्स 2 का दूसरा पेज कवर किया, फिर इंडेक्स 7 ये पहला पेज और ये दूसरा पेज उसकी समरी कवर किया। इंडेक्स 10 एक ही पेज में कवर हो गया, इंडेक्स 12 एक ही पेज में कवर हो गया। आप देख रहे हैं कितने शानदार तरीके से हमने पूरा कवर किया। ये A3 साइज की बुक होगी, इससे हम पूरा का पूरा कोर्स लगभग 90% सिलेबस हम इससे पूरा का पूरा कवर अप कर लेंगे बहुत ही कम टाइम में एग्जाम से पहले, ठीक है, जिसके रिवीजन वीडियोस मैंने ऑलरेडी, चार्ट रिवीजन वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल के रखे हैं यूट्यूब पे। सो गाइस, ये आपको एक बुक टूर करवाना ज़रूरी था मेरी तरफ से, ताकि आपको समझ में आए कि हम कौन कौन सी बुक्स को रेफर करते हैं। गाइस, मैं ये इंट्रोडक्शन अब लगभग ख़त्म करने वाला हूँ। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, इतना मेरी एश्योरिटी है आपको, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, मैं एश्योरिटी दे रहा हूँ कि बैच ख़त्म होने तक मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हैं पिछली बैचेस में। मैं जानता हूं जो मैं आपको बोल रहा हूं, जो मैं कमिटमेंट कर रहा हूं, मैं पूरा कर सकता हूं। इतना गारंटी रहेगा, इतना एश्योरिटी मैं आपको दे रहा हूं कि बैच खत्म होने तक, इवन बैच खत्म होने से पहले आप जरूर मुझे रिप्लाई करोगे और आप बोलोगे कि सर FR इज नाउ माई वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फेवरेट सब्जेक्ट, बट वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट। हो सकता है आपका DT में, IDT में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, क्योंकि वो आपको लगता है कि प्रैक्टिकल है, आर्टिकलशिप में ज़्यादा लगता है, बट मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि FR आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और आपका वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट निकल के आएगा। स्टार्टिंग की 4 से 5 क्लासेस में आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार FR प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि थ्योरी सब्जेक्ट है। ये तो थ्योरी सब्जेक्ट लग रहा है, हमने तो सोचा था कि अकाउंट्स होगा, प्रैक्टिकल होगा। स्टार्टिंग की 5 क्लासेस में आपको ऐसा फील आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मुझे जितनी मैंने क्लासेस ली है मैंने ये चीज़ नोटिस की है बच्चों में फेस टू फेस में, और ऐसा होता है। स्टार्टिंग की 5 क्लासेस, प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि शुरुआत की 5 क्लासेस में बी पेशेंट, पेशेंस से काम करिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा सब कुछ। ग्रेजुअली आपको लगने लगेगा कि हाँ यार मज़ा आ रहा है। मुझे एक बेस क्रिएट करने के लिए लगभग स्टार्टिंग की 5 क्लासेस चाहिए होती हैं ताकि मैं बेस क्रिएट कर सकूं। स्टार्टिंग की 5 क्लासेस में मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाके मैं बेसिक्स में घुसता हूं, लाइक शेड्यूल 3 हो गया, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हो गया। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है सर, मैं आपको बताऊंगा जब हम स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक पूरा बेसिक्स आपका। शेड्यूल 3 के बारे में हमने बात कर ली। रोड मैप हो गया इंडेक्स का कि इंडेक्स कौन सी कंपनीज को एप्लीकेबल है। इस बेसिक्स को कवर अप करने में लगभग मुझे 3 से 4-5 क्लासेस लग जाती हैं। इंडेक्स 1 सबसे पहले मैं जब उठाऊंगा, क्योंकि वो शेड्यूल 3 के साथ करवाना पड़ेगा, तो ओवरऑल 5 क्लासेस तक आपको पेशेंस रखना है, याद रखेगा। उसके बाद आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको मज़ा आएगा, इतनी मेरी गारंटी है। आपको खुद आप मुझे मैसेज करोगे कि सर मज़ा आया, और आपको फीडबैक तो मुझे वैसे भी देना है। सो गाइस, दिस वॉज द इंटायर इंट्रोडक्शन फॉर FR रेगुलर कोर्स बैच न्यू रिकॉर्डिंग, जो कि अप्लीकेबल है आने वाले फ्यूचर के सारे अटेम्प्ट्स के लिए। एट प्रेजेंट हम 2020 में खड़े हुए हैं, और आगे चल के जितने भी अटेम्प्ट्स आने वाले हैं लगभग 2024 तक के, मैं वो कवर करके चलूँगा, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर हम ये इंट्रोडक्शन को ख़त्म करते हैं। अब जो इसके बाद आप लेक्चर्स देखेंगे वो टेक्निकल लेक्चर्स देखेंगे। अगला लेक्चर जो लेक्चर 1 होगा उसमें हम लेक्चर्स की बातें करेंगे, उसमें आपको कोई इंट्रोडक्शन नहीं मिलेगा, उसमें आपको ये सब बातें रिपीट नहीं की जाएंगी। ठीक है, सो गाइस, आई होप आपका बैच बहुत अच्छा जाए। मेरी प्रार्थना यही है ऊपर वाले से कि आपका बैच बहुत अच्छे से जाए और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रुप 1 ग्रुप 2 अच्छे से क्लियर करें। थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफ़िज़।